के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को कड़ी सुरक्षा के बीच हजारीबाग कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जहां से उन्हें 14 दिनों का न्यायिक हिरासत में लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा भेज दिया गया। पेशी से पहले मेडिकल के लिए उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। जांच के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद अशोक कुमार ने अपनी सफाई दी और कहा कि सभी आरोप निराधार हैं। आपको बता दें कि तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार के ऊपर पत्नी अनीता को जिंदा जलाकर मारने का आरोप है। के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू पर दुष्प्रचार बहुत ज्यादा हो गया। दूसरा पहलू जो है दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। प्रोसेस होता है कि पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद वो जो है सो अपना न्यायिक हिरासत में भेजते हैं 14 दिनों के लिए। हजारीबाग के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अगर इस पूरे मामले की बात कर ले तो वो जो है 41 दिनों से फरार चल रहे थे और उसके बाद आज हजारीबाग के लोसिंगा थाना पुलिस ने उन्हें कल यानी रविवार को रांची के जगन्नाथपुर थाने क्षेत्र से उन्हें गिरफ्तार कर जो है हजारीबाग लाया। आपको बता दें कि उन पर जो है उनकी पत्नी अनीता देवी को जलाकर मारने का आरोप था। इसको लेकर जो है लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे थे, कई तरह के जो है आंदोलन हजारीबाग में देखने को मिल रहा था। आज की बात करें तो जिस तरीके से हजारीबाग पुलिस उन्हें जो है शारीरिक जांच के लिए पहले हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक कड़ी सुरक्षा के बीच वहां लाई। उसके बाद लगभग 20 मिनट का जो शारीरिक जांच होता है वो करने के बाद उन्हें हजारीबाग का इस व्यवहार न्यायालय में लाया गया और यहाँ के जो है सीजीएम कोर्ट में उन्हें प्रस्तुत किया गया। बता दें कि प्रस्तुत करने के बाद जो है उन्हें यहाँ से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है कि वे जो है निर्दोष है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिवंगत उनकी जो पत्नी की मौत हुई है उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्का भारी होता है, तो उसी तरीके से जो इन्होंने कई तरह की जो बातें कही है। लेकिन देखने वाली बात हुई कि लगातार जिस तरीके से यह सवाल उठ रहा था कि आखिर जो है एसडीओ ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मारा है, आगे इस न्यायिक हिरासत में जिस तरीके से उन्हें भेज दिया गया, अब न्यायालय पर यह फैसला जाता है कि आगे की जो है क्या कुछ जांच होती है और कार्रवाई क्या होती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। वहीं गिरिडीह से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। यात्रियों से भरी टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में टेम्पो सवार 6 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने ऑटो को कब्जे में ले लिया है। ड्राइवर से पूछताछ लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार सभी लोग टेम्पो में सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे और तभी बिरनी थाना क्षेत्र के बरमसिया चौक के पास यह हादसा हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख पा रहे होंगे कैसे ये ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। घायलों को अस्पताल में फिलहाल इलाजरत रखा गया है। पुलिस ने ऑटो को कब्जे में ले लिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यात्रियों से भरी हुई ये टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग में ग्रामीण और आउटसोर्सिंग के गुर्गों के बीच हुई झड़प के बाद स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है। हिंसक झड़प में 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए। घायलों से सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो मिलने के लिए पहुंचे और उनका हालचाल जाना। वहीं घटना के दिन का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आउटसोर्सिंग कंपनी के गुर्गे लाठी डंडे नकाब पहन ग्रामीणों के पास पहुंचते हैं। अचानक महिला पुरुष सभी पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। ग्रामीण अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। घायलों से मिलने के बाद विधायक चंद्रदेव महतो ने बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनियां जबरन ग्रामीणों की जमीन पर ओवरबर्डन गिरा रही है। आप लोग से हम लोग लड़ने नहीं है, आप लोग से हम लोग लड़ने नहीं है। कंपनी बीसीसीएल प्रबंधन जिस गुंडों को पालने के लिए लगाए हुए है उसके मनमानी का एक चरम सीमा के रूप में हम लोग देखते हैं और ये लगता है कि अब लोगों में जो स्थिति है सारे लोग गोलबंद हो रहे हैं और इस गोलबंदी के तहत उनको जवाब देने का काम किया जाएगा। जो जबरन ज़मीन पर रेती ज़मीन पर ओबीडम करके कुछ गुंडों के माध्यम से पाल पोस करके जो करने का प्रयास हो रहा है और जिसको पूरा प्रश्रय देने का काम बीसीसीएल मैनेजमेंट कर रही है,
सभी लोगों को हम लोग एकजुट होकर के जवाब देंगे। वहीं कोडरमा से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। डोमचांच में बम विस्फोट मामले को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। साथ ही साथ मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बाजार की दुकानों को भी ग्रामीणों ने बंद कर दिया है। ग्रामीणों को समझाने में जुटी है डोमचांच थाना पुलिस। मामले में रात से ही पुलिस छापेमारी कर 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार कर रही है, जिसमें बम का गोला बनाने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले के मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन बाजार में जिस तरह से बम खुलेआम मिला है और जिस तरह से एक गाय उसमें इस तरह से चोटिल हुई है कि जिसका कहना नहीं है, और इसका शुरुआत जो है सो कहीं ना कहीं सरस्वती पूजा के समय से आरंभ हुआ है। तो प्रशासन को सारी चीजें पता है, लेकिन प्रशासन क्या है कि फर्स्ट फेज में मूक दर्शक बनी रही, जिसका परिणाम है कि आज ये परिस्थिति यहाँ तक चली गई है। तो ये जो मामला हमारा यही है कि जो भी इसमें अभियुक्त है, जितने भी साजिश करता है, हम नाम किसी का इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी साजिशकर्ता का खुलासा नहीं, लेकिन एक जो संदेह है जिस पर, तो उन सभी को अरेस्ट करके और जो भी साजिश करता है इसको तत्काल एसपी साहब मध्यस्थता करें और इनका उजागर करें कि कौन कौन लोग हैं और उनका कार्रवाई किस तरह से। और हम लोग का यही मांग है कि जो इसमें दोषी पाया गया, जिसका नाम आ रहा है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और हम लोग का जो डर बनाया है, बार बार जो धमकी देता है, तो हम लोग को प्रशासन से भी एक आग्रह है कि हम लोग जो डरे हुए हैं माहौल में है, वो हम लोग एक संतुष्टिजनक वो अपना एक बात बताए। वहीं गढ़वा से बड़ी खबर आ रही है। अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने शहरी क्षेत्र के नवादा इलाके में चल रहे एक ईंट भट्ठे का औचक निरीक्षण किया, जहां अवैध रूप से एक चिमनी चल रही थी। ये शहरी इलाके के पास धुआं छोड़ रही थी। ये देखकर एसडीओ ने तुरंत जिला खनन पदाधिकारी से फोन पर बातचीत की, इसकी जानकारी ली और उसके बाद नाराज एसडीओ ने भट्ठा कर्मी और अनुमंडल कर्मियों की मदद से लोहे से बनी इस अवैध चिमनी को मौके पर ही ध्वस्त करवा दिया। इसके बाद एसडीओ ने जिला खनन पदाधिकारी को आगे की कार्रवाई के आदेश भी दिए। इतना कम होता है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की है और इस दौरान पीएम ने छात्रों को परीक्षा में समय का प्रबंधन, परीक्षा को लेकर तनाव दूर करने और परिणाम की चिंता से निपटने के लिए टिप्स दिए। प्रधानमंत्री ने छात्रों को सेहत को लेकर भी टिप्स दिए और अनुशासन में रहने के लिए गुर भी सिखाए। रांची के जिला स्कूल में भी छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी के इस संवाद को सुना। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी मौजूद रहे। पीएम के परीक्षा की चर्चा के बाद राज्यपाल ने भी छात्रों को कुछ जरूरी टिप्स दिए। हम महसूस करें, आदरणीय प्रधानमंत्री अपनी व्यस्तताओं में से समय निकालते हैं और मन की बात के माध्यम से और छात्रों बच्चों के साथ चर्चा करके समय निकाल करके बहुत सी वे बातें बताते हैं जो जीवन में हम अपने साथ जोड़ सकते हैं और आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और आज की आप जो बातचीत आप सुने, आपको लगेगा कि केवल साधारण बातें बताई और वे बातें बताई कि जो अपने जीवन में अगर हम उतारना चाहें तो इसका हमको लाभ भी मिल सकता है। हम इस बात को महसूस भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज परीक्षा पर चर्चा की और रांची के जिला स्कूल में छात्र छात्राओं ने बड़े गौर से सुना है कि परीक्षा में चर्चा पर क्या टिप्स मिले, परीक्षा में टेंशन को भगाने के लिए जो आज प्रधानमंत्री ने टिप्स दिए हैं, उस टिप्स से कितना फायदा होगा? सर बहुत फ़ायदा होगा हमें इन सब चीज़ों से। उन्होंने बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं कि एग्ज़ाम में हम स्ट्रेस को कैसे दूर करें, अब एग्ज़ाम में अपने आप को कैसे मैनेज करते हुए चले, अपना पेपर्स कैसे लिखें। और भी उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई इन्वायरमेंट के बारे में भी, और उन्होंने सिखाया कि हमेशा अपने लाइफ में सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया और छोटी छोटी बातों में भी ध्यान दिया है, और ख़ास करके लीडरशिप और मोटिवेशन, ये जो एक्सरसाइज के बारे में बताया उन्होंने, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये दोनों पॉइंट हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और उन्होंने जो कहा कि लीडरशिप के बारे में, कि लीडर को जो जनता होती है वो चुनती है, हमें वो फीलिंग आनी चाहिए कि वो हमारे लीडर है, वो हम किसी पे थोप नहीं सकते हैं। मोबाइल से दूर रहने की सलाह दी है परीक्षा में। हाँ,
मोबाइल से सर दूर रहने की सलाह दी, उसने इसलिए दिए क्योंकि ताकि हम अपनी परीक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे सके और उनके बारे में सही से पेपर लिख सके, क्योंकि आजकल बहुत बच्चों को पेपर देख के ही एंजाइटी होने लगती है कि क्या लिखना है नहीं लिखना है, सही आंसर होते हुए भी गलत लिखते हैं, तो इसलिए उन्होंने मोटिवेशन दिया। परीक्षा नहीं है, लाइफ में सफल होना है, जिंदगी में सफल होना है। सर मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि परीक्षा पे चर्चा पे पीएम मोदी और गवर्नर साथ साथ आ रहे हैं, और उन्होंने सबसे अच्छी बात तो ये कही कि हमें अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मार्क्स के लिए नहीं, ज्ञान भी होना चाहिए हमें। जो टिप्स हैं वो साझा की और साथ ही ये बताया कि जीवन का मतलब सिर्फ परीक्षा नहीं है, जीवन का मतलब जिंदगी में कैसे सफल हो उसे समझना बेहद जरूरी है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं झारखंड में कांग्रेस संगठन के विस्तार और मजबूती के लिए विधायकों को नई जिम्मेदारी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी विधायकों को संगठन की जवाबदेही देने की रणनीति बना रही है और इसके तहत कांग्रेस के विधायक जिला अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। अगले कुछ दिनों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष में बदलाव करने जा रही है और इस बदलाव में कांग्रेस के विधायक जिला अध्यक्ष की भूमिका अदा करते भी नजर आएंगे। देखिए, ये नेचुरल है कि विधायक भी संगठन के और पार्टी के होते हैं, और ये कोई पहली बार ऐसी बातें नहीं आई है सामने। इसके पूर्व भी कई विधायक संगठन का कार्यभार, जिला का कार्यभार संभाल चुके हैं। विधायक का अध्यक्ष बनने से एक ये है कि वो अपने विधानसभा के अंतर्गत तमाम चीजों को वो भली भांति जानते हैं, समझते हैं, और विधायक अगर अध्यक्ष बनते हैं तो संगठन कहीं न कहीं और अधिक धारदार भी। वहीं झारखंड कांग्रेस के उठाए गए मुद्दों पर जेएमएम ने भी हामी भरी है। जेएमएम का ये कहना है कि सरना धर्म कोड से लेकर जातीय जनगणना तक के मुद्दों को बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के समय हम लोगों ने इस राज्य के लोगों से वादे किए थे, उन वादों को हम प्राथमिकता के आधार पर लागू करने जा रहे हैं, और चाहे वो सरना धर्म कोड हो या अन्य मामले हो, उन सभी पर सरकार, पार्टी, गठबंधन गंभीरता से विचार कर रही है और इन सारे मामलों को लेकर के हम बहुत जल्द इसको लोगों के बीच में भी जाएंगे, उसको प्राथमिकता के आधार पर लागू भी करेंगे। बात रामगढ़ की करते हैं, जहां भोरकुंडा में बने एसी टैंक कैंटीन में ताला लग गया है। बीते कई महीने से कैंटीन बंद होने की वजह से मरीज और उनके परिजनों को बहुत परेशानी हो रही है। एसओपी को रिटर्न में भी लिख करके दिया है कि इसको फिर से चालू कराया जाए, लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीसीएल बड़का सयाल क्षेत्र के आदर्श क्षेत्रीय अस्पताल भुरकुंडा में। आप देख सकते हैं आदर्श क्षेत्रीय अस्पताल में ये एसी कैंटीन बना हुआ था लाखों रुपए की लागत से, लेकिन एसी कैंटीन में ताला लग गया है। यहाँ पर जो मरीज और उनके परिजन हैं उन्हें यहाँ पर नाश्ता खाना के लिए इसे बनाया गया था। सीसीएल प्रबंधन का अच्छा कदम था, लेकिन ये किन्हीं कारणवश बंद है। लाखों रुपए सीसीएल का जो है फिलहाल जो है वो बेकार दिख रहा है। ये तो कैंटीन जब खुला था तो हम लोग कुलांचल क्षेत्र के लिए पूरा हर्ष का माहौल था कि चलिए अपना हॉस्पिटल में कैंटीन की सुविधा मिलेगा, जहाँ सस्ते दर पर मरीज को परिजन को सारा चीज़ मुहैया उपलब्ध रहेगा, और लोगों को इधर उधर जैसे दूध ब्रेड के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, और सारा कुछ व्यवस्था यहाँ पे मिल जाएगा। उससे पेशेंट का परिजन को भी ज़्यादा माने सहूलियत होगा और उन लोग को लाभ मिलेगा। लेकिन विगत कुछ माह से 8-9 महीना से कैंटीन बंद है। अब बंद के कारण क्या है, ये तो सीसीएल प्रबंधन से बात की है आप लोग? सीसीएल प्रबंधन से तो इधर सूचना दिया गया है। हाँ, फिलहाल इधर बात नहीं हुआ सीसीएल प्रबंधन से, लेकिन पहले खुला था तो उसमें लोग आते थे जाते थे, चहल पहल थी यहाँ पे। लेकिन अभी बहुत दिनों से बंद है, तो हम लोग को भी तकलीफ है कि अगर जल्द से जल्दी कैंटीन अगर शुरू हो जाए तो यहाँ के लोगों को, कुलांचल क्षेत्र में चारों तरफ के लोग हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, तो उन लोगों को लाभ कैंटीन से मिले। तो आपने सुना यहाँ के मुखिया को, इनका कहना था कि जो भी यहाँ पेशेंट भर्ती होते थे और उनके जो परिजन साथ में आते थे, यहाँ पर सस्ते दर पर उन्हें नाश्ता और भोजन मिल जाता था। नहीं तो अभी फ़िलहाल में यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर भुरकुंडा बाज़ार जाना पड़ता है, जिसमें परिजनों को काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में सीसीएल प्रबंधन को फिर से इस एसी कैंटीन को खुलवाने की, चालू करवाने की ज़रूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
खबर जमशेदपुर से आपको बताएंगे, जहां सीताराम डेरा में तड़ीपार अपराधी सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपराधी की मां ने यह दावा किया कि तड़ीपार होने के बाद उनका बेटा दूसरे जिले में रह रहा था और कोई काम नहीं होने से परिवार आर्थिक परेशानी से जूझ रहा था। इसी बीच रविवार को घर पहुंचे सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान की मां ने कहा है कि अगर उनका बेटा दोषी है तो उसे जेल भेज दिया जाए। पूरे मामले में डीएसपी ने कहा कि जांच के बाद ही गिरफ्तारी की पुष्टि की जाएगी। वो नहाने के लिए आया था, बोला मम्मी मेरे पास कपड़ा नहीं है, हफ्ता भर से ज्यादा हो गया मेरे पास कपड़ा नहीं है बोल के, तो उसी के लिए आया था वो। तो मैं मम्मी हम कपड़ा भी ले लेंगे और नहा भी लेंगे बोल के ये बात के लिए था आया था। तड़ीपार के दौरान कहाँ रह रहा था? वो बाहर रह रहा था, कहाँ? रांची तरफ, कभी कलकत्ता तरफ। भैया वो कुछ जॉब नहीं करता है कभी, तो पैसा भी तो चाहिए ना, बाहर रहने के लिए पैसा भी तो चाहिए। और अगली खबर भी जमशेदपुर से आपको बताएं, जहां सीताराम डेरा थाना पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लग गई है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की 4 बाइक बरामद हुई। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी शहर में बाइक की चोरी कर ग्रामीण क्षेत्रों में कम दामों में उसे बेचा करता था और बरामद हुई। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 3 बाइक्स और 1 स्कूटी हम लोगों को बरामद हुई है। इसमें 3 लोगों के शामिल होने की पुख्ता सूचना है और अभी इस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। हो सकता है कुछ और भी बाइक्स हम लोग भविष्य में रिकवर करें। और बात जामताड़ा की करेंगे, जहां 4 फरवरी को हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दुमका रोड पर एक बाइक की डिक्की से 5,70,000 रुपए की चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से 1,65,000 रुपए बरामद हुए। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वहीं घटना में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश भी लगातार जारी है। अपराधी के पीछे लगी और छापेमारी कर एक अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिसमें से जो खुर्शीद अंसारी है उनके पास से 65,000 पैसा बरामद हुआ है और दूसरा अपराधी मंसूर आलम जो गेडी का रहने वाला है, उनके घर से 1 लाख रुपये बरामद हुआ है, लेकिन वो फिलहाल फरार है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है खुर्शीद अंसारी, उसने अपने स्वीकार के बयान में अपना अपराध स्वीकार किया। और आइए अब आपको सिमडेगा लिए चलते हैं, जहां ऐतिहासिक रामरेखा धाम में माघ पूर्णिमा के मौके पर 3 दिवसीय भव्य धार्मिक मेले का आयोजन किया जा रहा है और इस मेले को लेकर वृहद स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। मेला में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था भी रखी गई है। वो पूजा का दिन आएगा तो हम लोग वहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक जो भी वहाँ बल की प्रतिनियुक्ति है वह हम लोग करेंगे। विशेष रूप से महिलाओं का आना जाना काफ़ी रहता है, तो महिलाओं की प्रतिनियुक्ति वहाँ पे की जाएगी। जो कुंड है उसके आसपास ही प्रतिनियुक्ति हम लोग करेंगे और क्षेत्र में हम लोग एरिया डोमिनेशन अलग से करेंगे। ड्रोन और जो सादे लिबास में वहाँ पे अलग से फोर्स और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, ताकि किसी भी तरह के जो उच्छृंखल तत्व अगर कोई भी घटना करने का प्रयास करें तो उन पर विराम लगाया सके और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके। और अब आपको देवघर ले चलते हैं, जहां शिव बारात की तैयारी जोरों पर है और इस साल विश्व विख्यात देवघर शिव बारात का आयोजन पर्यटन विभाग की तरफ से कराया जाएगा। देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने कहा कि इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए एनजीओ सहित अन्य संस्थाओं से भी मदद ली जाएगी। देवघर जिला के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है और जिसकी ख्याति अभी देश विदेशों में है। विभिन्न व्यक्तियों के प्रयास से, विभिन्न संस्थाओं के प्रयास से, एनजीओस के प्रयास से इसको ख्याति प्राप्त हुई है। इस बार का जो आयोजन है वो हमको ये निर्देश है कि आयोजन जो है वो पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा और इसको और भव्य तरीके से और सुचारू रूप से आयोजित किया जाएगा, जिससे कि ख्याति और बढ़े। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी शिवरात्रि बेहद खास हो जाती है। यहाँ पर शिवरात्रि के दिन शिव की भव्य बारात निकलती है, जो देवघर के केकेएन स्टेडियम से होते हुए देवघर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए बाबा मंदिर में प्रवेश करती है। कोरोना के समय में 2 साल शिव बारात जो है स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पहल से इसको फिर से शुरू कराया गया था। हालांकि इस बार शिव बारात को लेकर एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया है, जहां पर्यटन विभाग इस बार शिव बारात कराने को लेकर बात कही गई है। देवघर डीसी ने यह साफ किया है कि इस बार का जो शिव बारात का आयोजन होगा वो पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा और जिस तरह से परंपरागत जो बारात निकलता है वो पर्यटन विभाग के द्वारा कराया जाएगा। हालांकि इसमें
शिव बारात समिति की या अन्य एनजीओ का जिस तरह से 1994 से जिस तरह से ये बारात को संपन्न कराया जाता था, उस तरह ही पर्यटन विभाग के द्वारा जो है इनका सहयोग लिया जाएगा। लेकिन ये बड़ी खबर कि देवघर में शिव बारात का आयोजन इस बार पर्यटन विभाग के द्वारा कराया जाएगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस तरह से परंपरागत जो बारात निकलती है, जो झांकियां निकलती है, जो भव्यता निकलती है, क्या उसको पर्यटन विभाग कायम रख पाता है। देवघर से मनीष दुबे। खबर सिमडेगा से है, जहां ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल रामरेखा धाम का कायाकल्प होगा। झारखंड सहित उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य के आस्था का केंद्र सिमडेगा के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल रामरेखा धाम में विकास की गंगा बहेगी। त्रेता युग में भगवान श्री राम के वनवास काल के इतिहास से जुड़े रामरेखा धाम के समुचित विकास के लिए केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए दिए हैं और इस पैसे से रामरेखा धाम में पर्यटन विकास किया जाएगा। आपको बता दें कि सिमडेगा के रामरेखा धाम में वनवास काल में भगवान श्री राम अपने कुछ समय के लिए वहां पर ठहरे थे, समय व्यतीत किया था, जिसके प्रमाण आज भी इस धाम में मौजूद हैं। और इस रामरेखा धाम को श्री राम सर्किट से भी जोड़ा गया है। साल में 2 बार कार्तिक पूर्णिमा और माघी पूर्णिमा के अवसर पर यहां मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया जा चुका है। मेला के दौरान झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और भगवान श्री राम के चरणों में शीश नवाते हैं। 25 करोड़ रुपए की राशि लोकसभा चुनाव से पहले ही पर्यटन विभाग भारत सरकार ने भवन निर्माण विभाग को इसके लिए आवंटित किया है। भवन निर्माण विभाग से कंसल्टेंट के माध्यम से उस राशि के तहत डीपीआर निर्माण इत्यादि का कार्य चल रहा है। भवन निर्माण निगम और पर्यटन निदेशालय मिलकर के इसको कर रहा है। जिला स्तर पे, उपायुक्त के स्तर पर एक समिति भी बनाई गई है। तो जब भी भवन निर्माण निगम द्वारा इसकी निविदा इत्यादि निकाल करके अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी, तो लगातार अनुश्रवण इत्यादि का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। और